फिर एक और डेफिनेशन बार बार पेपर में पूछी जाती है, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम के दरमियान फर्क बताएं। ठीक है, एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम को कहते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट मौजूद ना हो, यानी उसका को एंजाइम या उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद ना हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये एपो एंजाइम है। जब तक प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं डाला जाएगा तब तक वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो एपो एंजाइम एक्चुअली इनएक्टिवेटेड एंजाइम है क्योंकि उसके पास असिस्टेंट मौजूद नहीं है। जब तक असिस्टेंट नहीं है तो वो काम करने पे राजी नहीं होता। बुक में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। उसमें लिखा हुआ है एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड, एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड। अब वो उसकी वजह से बच्चे गलतफहमी का शिकार होते हैं कि एंजाइम अपने कोफैक्टर के साथ, अब वो रिमूव्ड को भूल जाते हैं। रिमूव्ड मेरा ख्याल अगली लाइन पे है, तो वो रिमूव्ड भूल जाते हैं, एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर याद रख लेते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, उसको कर ले एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, रिमूव्ड वाला बेशक काट दें आगे से, तो एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। फिर दूसरी तरह का होता है होलो एंजाइम, होल कहते हैं कंप्लीट को, ये WHOLE वाला ही है लेकिन यहां पे W नहीं आ रहा, लातीनी या ग्रीक का होगा। तो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। होलो एंजाइम का मतलब है कि ये मुकम्मल एंजाइम है जो अब काम कर सकता है, ये एक्टिवेटेड है, चीजों को तोड़ सकता है या जोड़ सकता है। फिर एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कहां पे पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बहुत सारे एंजाइम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पानी के अंदर तैरते फिर रहे हैं, सबस्ट्रेट नजर आता है तो उसको तोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अपने मखसूस ऑर्गेनेलीज के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनको उन जगहों पे तैयार किया जाता है और वो वहीं पे काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ एंजाइम्स जुड़े हुए होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो वहीं पे रहते हैं। चीज वहां तक आएगी तो टूटेगी, अदरवाइज वो वहां पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमें सबस्ट्रेट कोई पहुंचाए तो हम करें, तो अपनी मखसूस जगहों पर बैठे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस के एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होंगे, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होंगे। तो बहुत सारे एंजाइम्स अपनी अपनी मखसूस जगहों पर मौजूद होते हैं। एंजाइम्स की हमने बात की कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि चीजों को तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सारे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन, ज्यादातर एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, सारे ना कहें तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी है और खुद इस्तेमाल नहीं होते। कैटलिस्ट की शर्त यह होती है कि खुद जैसा शुरू में डाला था वैसा ही वापस रिलीज हो जाए, खुद इस्तेमाल ना हो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे। एक्टिवेशन एनर्जी होती है पेट्रोल को आग लगाने के लिए शुरू में जो तीली लगानी पड़ती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जब तक वो तीली नहीं होगी तब तक पेट्रोल नहीं जलेगा, जितना मर्जी देर पड़ा रहे। जब एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे फिर वो चाहे तो जलता रहे जलता रहे जलता रहे। या लकड़ी को आपने एक माचिस की तीली लगाई, बड़ी सी लकड़ी थी, वो थोड़ी सी जली, जितनी देर में वो तीली एनर्जी मौजूद थी उतनी देर जलती रही, फिर थोड़ा सा जल के बुझ गई। ठीक है, तो बाज रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी से एक दफा शुरू हो जाए तो होते रहेंगे, बाज रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी देते जाएं तो चलते रहेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तो लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं कि वो बड़ी सी तीली के बजाय एंजाइम आपका वो लाइटर है, आप हल्की सी उसमें से चिंगारी निकलती है, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, फौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो लाइटर देखा पिस्तौल वाला, ठीक है, उसमें हल्की सी चिंगारी होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वो भी वहां पर रिएक्शन को चलाने के लिए काफी हो जाती है। तो प्रोडक्ट्स की नेचर चेंज नहीं होती, यानी ये नहीं होता कि एंजाइम के बगैर आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो एंजाइम से जनाब वो कोई और ही चीज बनाना शुरू कर दे, बनेगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही, लेकिन तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। अमूमन एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार भी काफी होती है, मतलब यह नहीं है कि आपने 10 कमरे बनाने हैं तो आपको 10 ही मजदूर चाहिए, आप 2 मजदूर लगा दें तो वो भी वक्त के साथ साथ बनाते रहेंगे और आपके कमरे तैयार कर लेंगे। तो थोड़े से मजदूर, थोड़े से एंजाइम के मॉलिक्यूल काफी सारा काम कर सकते हैं।
ज्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होते, और बड़ा स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक मखसूस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, यहां पर आपको दिखाए हुए हैं मिसाल के तौर पे वो ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो घूमते फिर रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हैं, लेकिन जैसे ही एंजाइम्स आते हैं तो आप देखें कि वो धड़ाधड़ जुड़ना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज दोनों का कब टाकरा होगा, कब उनके दरमियान एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, कब वो जुड़ेंगे आपस में, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। लेकिन एंजाइम आकर वही काम तेजी से शुरू कर देते हैं। लेकिन एंजाइम्स चूंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, तो हमने पढ़ा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स सेंसिटिव होती हैं, थोड़ी सी छेड़खानी हो जाए तो वो मारी जाती हैं। ठीक है, वो काम करना छोड़ देती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो पीएच चेंज कर दें, यानी उसके अंदर एसिड डाल दें एक्स्ट्रा, या साबुन डाल दें, या टेम्परेचर चेंज कर दें, इनको गर्म कर दें, या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाए, तो ये नाराज हो जाती हैं कि नहीं मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। आपने टाइम पे उनको चाय भी पिलानी है, मजदूरों को टाइम पे रोटी भी खिलानी है, अगर नहीं मिलेगी तो वो कहेंगे नहीं हमने काम नहीं करना। तो यही हिसाब इनका भी है कि मखसूस कंडीशंस में काम करते हैं, वरना नहीं करते। फिर जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत है, वो कोफैक्टर के बगैर काम नहीं करेंगे, मौजूद होगा तो करेंगे। अमूमन एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम, क्योंकि चीजें बनाने के साथ साथ कई एंजाइम्स चीजें तोड़ने का भी काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी एक्टिविटी बड़ी खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में एक बड़ा खौफनाक एंजाइम पाया जाता है कि उसको जहां गोश्त नजर आता है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके उड़ा के रख देता है उसको। ठीक है, मतलब आपके बाजू पे डाल दिया जाए तो वो सुराख करता जाएगा अंदर तक, अगर उसकी कंडीशंस अवेलेबल हों। ठीक है, तो वो इतना खौफनाक एंजाइम है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है, और दिन में 3 दफा इस्तेमाल करते हैं जब आप रोटी खाते हैं। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है, जिसका काम गोश्त को डाइजेस्ट करना है। अगर आप पेप्सिन के अंदर एक बोटी डाल दें तो कुछ देर में बोटी पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सॉल्युबल फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो इतना खौफनाक एंजाइम है कि वो गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगर उसको जिस्म में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, वो आपको ही खा के खत्म कर देगा, उसने नहीं आपकी बात सुननी। उनको फिर रखा जाता है मखसूस खानों में बंद, और वहां पर भी इनएक्टिव फॉर्म में पैदा किया जाता है कि ये ना हो कि बस जाके खुले नहीं छोड़ दिया जाता उनको। ठीक है, तो उनको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। मिसाल के तौर पे पेप्सिन है, पेप्सिन पेप्टाइड वाला ही लफ्ज पेप का, और ये प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। जेन का मतलब पैदा करने वाला, तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन पैदा करने वाला एंजाइम, यानी कि जब ये पैदा होता है तो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है, फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट कौन करता है? जब ये ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पे एसिड हो, और बड़ा तेज एसिड हो, तो पेप्सिनोजेन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और फिर वो जो चीज सामने नजर आती है उसको तहस नहस कर देता है। अगर ऊपर से बेकिंग सोडा खा लें तो वो एसिड डीएक्टिवेट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये काम करना रुक जाएगा, क्योंकि मखसूस पीएच के ऊपर इसने काम करना था। ठीक है, तो जहां एसिड होता है वहां पर यह काम करना शुरू करता है, और डाइजेशन के बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे ही वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, वहां पे इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल देते हैं लबलबे से, और ये इनएक्टिव हो जाता है।